यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन को रखा गया, उसके ऊपर वोटिंग भी हो गया है। 141 कंट्रीज, टोटल 193 देशों में से 141 कंट्रीज ने अपना वोट दिया है इस रेजोल्यूशन को, यानी कि 141 देशों ने रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक किया है इसके प्रति खेद प्रकट किया है। स्ट्रॉन्गेस्ट शब्दों से खेद प्रकट किया गया है, यानी कि ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर रशिया जो है वो अकेला पड़ता जा रहा है, क्योंकि 141 देशों ने, मेजॉरिटी कंट्रीज ने रशिया का विरोध किया है। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 4 मार्च 2022 है। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, और लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। दोस्तों, क्या आपने मेरे मोटिवेशनल पॉडकास्ट को सुना है? नहीं सुना है तो चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक वगैरह वगैरह। कैसे इनको ढूंढ सकते हैं? स्पॉटिफाई डाउनलोड कर लीजिए और सर्च में जाकर क्यूरियसली फॉर एवर लिखिए, आपको सारे पॉडकास्ट जो है मिल जाएंगे। एक फॉलो का बटन भी होगा, यू कैन प्रेस दैट, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड के फ़ोन में जो लेटेस्ट फ़ोन्स आ रहे हैं तो उनमें तो गूगल पॉडकास्ट का एक ऐप ऑलरेडी इनबिल्ड होगा, तो ये देख लीजिएगा। और बहुत ही जल्द एप्पल का जो प्लेटफॉर्म एप्पल पॉडकास्ट है उस पर भी क्यूरियसली फॉर एवर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। वी आर हैविंग the process is on basically. Don't forget to subscribe to our both channels, share the lecture, hit the like button, stick your review in the comment section. Uniting for Peace, ये जो रेजोल्यूशन है दशकों के बाद इसको इन्वोक किया गया, इसको रीलॉन्च किया गया, आप कह सकते हैं। एक लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, एंड इट्स नथिंग मोर देन यूनाइटिंग फॉर पीस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीज़ों को रखा गया। एंड वी नो के रशिया ने अपना वीटो पावर जो है उसका इस्तेमाल किया, तो वहाँ पर तो कुछ नहीं हो पाया और होने भी नहीं वाला था, हमें पता ही था। लेकिन अब जो जनरल असेंबली में ये चीज़ें हो रही हैं तो दिस इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा कि रशिया जो है उनके साथ बिजनेस करने में ये सारे कंट्रीज जो हैं वो थोड़े बहुत हिचकिचाएंगे, राइट। 141 में से सभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर देश जो हैं वो हिचकिचाएंगे। बहुत सारे देश तो अब रशिया को अपना दुश्मन भी मानने लगे होंगे, लेकिन रशिया के साथ अब डील करना जो है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप देखिए, ये जो रेजोल्यूशन है 96 देशों ने को स्पॉन्सर्स के तौर पर इसको साइन किया है, को स्पॉन्सर्स के तौर पर, यानी कि इन्होंने एक और ज़्यादा अपनी सहमति बताई है कि रशिया ने जो किया है वो चीज़ गलत है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये जो रेजोल्यूशन है वो यही दिखाता है कि अब ये सारे देश इसके खिलाफ में हैं। कुछ देश जो रशिया के साथ में हैं तो ऐसे देश हैं बेलारूस, इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया और सीरिया। इन्होंने ये रेजोल्यूशन जो है इसके खिलाफ अपनी वोटिंग दी, यानी कि क्लियरली ये सारे देश जो हैं वो रशिया की टीम में हैं, बहुत कम, लेकिन ये सारे देशों ने रशिया की तरफ से वोटिंग की है। और 35 ऐसे देश हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है जिसने वोटिंग ही नहीं की। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये देश जो हैं वो एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, अपने खुद के इंटरेस्ट का बैलेंस, राइट। ग्लोबल बैलेंस की बात नहीं हो रही, अपने अपना बैलेंस जो है वो बनाकर चल रहे हैं। हमारी ही बात करें तो रशिया के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो हम वो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने ये भी कहा, भारत सरकार ने ये कहा है कि हमने वोटिंग इसलिए नहीं की है क्योंकि हम दोनों पार्टीज के साथ, यूक्रेन और रशिया दोनों सरकार के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो है कि हम हमारे इंडियंस को, हमारे इंडियन सिटीजन्स और स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली वहाँ से इवैक्यूएट करें। ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। किसी भी देश के खिलाफ अगर हम वोटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि दोनों पार्टीज में से एक पार्टी की तरफ जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो थोड़े बहुत ख़राब हो जाएंगे, फिर वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट ना करे तो हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार का एक पॉइंट जो है वो भारत ने ईओवी में कहा है। और ये भी है कि जब हमने वोटिंग नहीं की तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों के साथ मिलकर हम बातचीत कर रहे हैं और एक मीडिएटर के तौर पर भी हम एक रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ हमने हमारा डिस्टेंस जो है वो इक्वल रखा है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। दूसरे भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। क्वाड की एक मीटिंग हुई है, केयर इन्फॉर्म्ड बाय डेटा, एंड देन वी हैव साइंस इट्स एथिकल डिलेमास, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देन वी हैव एमसीक्यू।
अब दोस्तों क्वाड की एक मीटिंग हुई, राइट, क्वाड लीडर्स की मीटिंग हुई। तो क्वाड लीडर्स की मीटिंग यानी कि प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग हुई, फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक ऑनलाइन डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई। और ये जो मीटिंग है इसमें क्वाड देशों के अंदर, ये 4 देश हैं एज वी नो, और इन 4 देशों के अंदर भी एक प्रकार का डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिला। और खास करके ये 3 देश, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने तो ओपनली रशिया का विरोध किया है और सैंक्शंस में भी पार्ट लिया है। ये सारी चीज़ें ये 3 देशों ने तो की है, लेकिन भारत ने अभी भी, एज वी नो, कि भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया है। और ये प्लेटफॉर्म का जब जन्म हुआ क्वाड का, तो ये इसी वजह से हुआ था। मीन्स जो मेन रीज़न था इसके जन्म के पीछे वो था चाइना ऑफ कोर्स, और इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसको फ्री, ओपन और प्रॉस्परस बनाने के लिए ये क्वाड ग्रुप जो है उसको बनाया गया। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये है इंडो पैसिफिक रीजन, राइट दोस्तों। तो ये है इंडियन ओशन हियर, दिस इज पैसिफिक ओशन। एज यू कैन सी कितने सारे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि ये एशियन कॉन्टिनेंट आ गया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो ए कंट्री एज वेल एज कॉन्टिनेंट। तो ये इंडियन ओशन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। फिर हम पैसिफिक के ऊपर नज़र डालें तो वी फाइंड के ये सारे जो एशियन, ऑस्ट्रेलिया, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को इतना नहीं कैलकुलेट किया जाता, बट आई एम श्योर इन फ्यूचर जो है वो उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। लेकिन एज फार एज पैसिफिक ओशन इज कंसर्न तो वो साउथ अमेरिका के साथ भी अपनी बॉर्डर डेफिनेटली शेयर करता है। तो ये दोनों जो रीजन है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन को ज्वाइंट करने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, एज यू कैन सी जो ग्रीन सर्कल में है, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है, साउथ चाइना सी। और यहाँ पर किसका मिसबिहेवियर बढ़ चुका है, एज वी नो, चाइना। तो अब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इंडो पैसिफिक को हमने बार बार डिस्कस कर लिया है। तो चाइना का जिस प्रकार से एक्सपांशन हो रहा है, या फिर चाइना जिस प्रकार से एक विस्तारवाद कर रहा है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये 4 देशों ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया है। अब यूएसए ने ये कहा है कि जो चीजें हम चाइना के ऊपर कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन इंडो पैसिफिक में होनी चाहिए, यही चीज यूरोप में जो क्राइसिस चल रही है, इसके ऊपर भी क्वाड के सभी देशों को वैसे ही प्रिंसिपल्स जो हैं फॉलो करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि यूएसए ये चाहता है कि भारत अपनी जो न्यूट्रल पोजीशन है उसका त्याग कर दे, उसको छोड़ दे, और रशिया के खिलाफ ओपनली बातचीत करे और रशिया का बेसिकली विरोध करे। अब ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वी हैव टू वेट एंड वॉच। देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या यूएसए का प्रेशर जो है, प्रेशर में आकर, या फिर स्क्वाड के प्रेशर में आकर क्या हम रशिया के खिलाफ जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि हम जाएंगे, क्योंकि इंडिया और रशिया के जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही डीप है, और डिफेंस के रिलेशनशिप काफ़ी गहरे हैं, न्यूक्लियर रिलेशनशिप हैं हमारे। कड़मकुलम जो तमिलनाडु में पावर प्लांट है, तो वो देख लीजिए आप। और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जब भी हमें यूएन लेवल पर कोई मदद की ज़रूरत होती है तो रशिया ने हमें बार बार सपोर्ट भी किया है। मॉस्को एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल बी ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। जो हमने आंकड़ा देखा ना कि 141 देशों ने वोट किया है रशिया के खिलाफ, तो अब जो भविष्य होगा रशिया का वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। रशिया के साथ बिजनेस करना भी इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट, क्योंकि ओपनली रशिया जो है वो धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा है। रशिया के पास बहुत ही कम ऑप्शंस है, लेकिन रशिया के पास एक ऑप्शन है, वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, एंड दैट इज चाइना। रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप, रशिया और चाइना की जो एक व्हाट वी से एक टीम जो है, द टीम इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, द टीम इज गेटिंग डीपर। और रशिया अब गैस और सारी चीज़ें जो है वो चाइना को बेचने के लिए तैयार है, चाइना से बहुत सारा सामान जो है वो खरीदने के लिए तैयार है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं तो रशिया के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे देशों के साथ रिलेशनशिप बिगाड़कर आप एक देश पर जब निर्भर होते हैं तो इवेंचुअली होगा वो ये कि वो देश जो है वो फिर आपको अपने इशारों पर नचाएगा, क्योंकि दूसरे देशों के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, आपके पास एक ही बड़ा ऑप्शन है। तो ये अब तो रशिया को देखना है, राइट, उन्होंने भी कैलकुलेट किया ही होगा। प्रश्न ये है कि क्या ये रशिया और चाइना के बीच में डीपर फ्रेंडशिप है, क्या ये भारत के हित को
इम्पैक्ट करेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार रशिया यही कहता है कि हमारे चाइना के साथ कितने भी अच्छे रिलेशनशिप क्यों ना हो, भारत के साथ हम रिलेशनशिप को नहीं तोड़ेंगे। अब जब ये लद्दाख वाला जो इश्यू हुआ था, चाइना ने इंट्रूजन किया, तो उस टाइम पर हमारे राजनाथ सिंह साहब कहाँ पर गए थे? रशिया गए थे। और उस टाइम पर भी रशिया ने ये कहा कि आपको जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स चाहिए वो सारे हम देंगे, और S-400 सिस्टम जो हैं वो भी रशिया ने भारत को प्रोवाइड कर दिए। मीन्स इसका एक फर्स्ट बैच जो है वो एयरफोर्स को मिल चुका है, दूसरे बैचेस आने वाले हैं। तो एक देश ऐसा है जो चाइना के खिलाफ अगर हम जाएं या फिर चाइना के साथ कुछ गलत होता है तो डेफिनेटली यूएसए हमें सपोर्ट करेगा। अब हमें यह देखना है कि हम रशिया की तरफ रहें या फिर बैलेंस तरीके से न्यूट्रल रहें, या फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करें, या फिर यूएसए की टीम को ज्वाइन कर लें। राइट, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं इस चीज़ को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, केयर इन्फॉर्म्ड बाय डेटा, द हिंदू का ये आर्टिकल है। लैंसेट मैगजीन जो है उसका एस्टिमेशन ये है कि कोविड-19 की वजह से हमारे देश में पता है कितने बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए? 19 लाख बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए भारत में। और ये नंबर जो है ये इट्स बेस्ड ऑन मॉडलिंग। तो ये कोई एक मॉडलिंग इन द सेंस के कुछ डेटा कलेक्ट करके फिर आप एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो आंकड़ा मिलता है, तो एक प्रकार का एस्टिमेट है, ये परफेक्ट आंकड़ा नहीं है। एज वी नो, राइट, सर्वेज जो होते हैं उसमें कोई परफेक्ट चीज़ नहीं होती है, मोर लाइक आप परफेक्शन के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करते हैं, एजुकेटेड गेसेस होते हैं उसमें, राइट। ग्लोबली 52 लाख चिल्ड्रन आर ऑर्फन यानी कि अनाथ हो गए, ऐसा लैंसेट का कहना है। अब यहाँ पर ऑर्फनहुड की डेफिनेशन क्या रखी गई है? दोनों में से कोई एक पेरेंट की मृत्यु, मदर की मृत्यु हो गई, फादर का निधन हो गया, तो ऐसा केस, या फिर जो कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी के साथ बच्चा रह रहा था और दादा की मृत्यु हो गई, या फिर दादी की हो गई, या फिर दोनों की हो गई, तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो कहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर बच्चा है वो अनाथ हो गया। तो ऐसा कैलकुलेट किया गया है। जनरली जो हम कॉमन टर्म्स में समझते हैं, अनाथ का मतलब कि मदर और फादर दोनों नहीं हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो अनाथ है इन सोशल टर्म्स। लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन करने के लिए जो डेफिनेशन ली गई है तो वो इस प्रकार की है, ठीक है। अब इंडिया ने, भारत सरकार ने इस चीज़ का विरोध किया है। भारत ने ये कहा है कि ये जो 19 लाख का आंकड़ा आपने दिखाया है, दिस इज अ सोफिस्टिकेटेड ट्रिकरी इंटेंडेड टू क्रिएट पैनिक अमंग सिटीजन्स। ये हमारे नागरिकों के भड़काने के लिए या फिर नागरिकों के अंदर एक प्रकार का डर फैलाने के लिए ये 19 लाख वाला आंकड़ा जो है वो आपने दिया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड जो बाल स्वराज पोर्टल हैं, उनका आंकड़ा ये कहता है कि हमारे देश में 1.53 लाख, राइट, 1.5 लाख जितने बच्चे जो हैं वो कोविड की वजह से अनाथ हुए हैं, ऐसा भारत सरकार का आंकड़ा कहता है। अब जो भी है, देखिए, जब भी एक परिवार के अंदर खास करके पेरेंट में से किसी एक पेरेंट की जब मृत्यु हो जाती है तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली, राइट। इट इज़ वेरी पेनफुल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके हाथों से चली जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कर लेनी पड़ती हैं। लाइफ बिकम्स वेरी टफ एज वी कैन इमेजिन। और ऊपर से अगर लेट्स से कि जो ब्रेड विनर हैं, फादर हो या मदर हो, जो पैसे कमाकर घर लाते थे, अगर उनकी मृत्यु होती है तो बाद में पॉवर्टी जो है, सबसे पहली जो चीज़ घर में आ जाती है वो है गरीबी। और गरीबी के साथ क्या होता है, गरीबी को कहते हैं ना कि मदर ऑफ ऑल इल्स, कि गरीबी जब होती है ना तो एक बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उसको एजुकेशन नहीं मिल पाता, राइट, उसकी सेफ्टी नहीं हो पाती, उसका ओवरऑल ग्रोथ जो है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ती है, और अपॉर्चुनिटीज़ और ये सारी चीज़ें उससे बहुत दूर चली जाती है जब गरीबी होती है। अगर लेट्स से कि गॉड फॉरबिड ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है फॉर एग्जांपल, और अगर उस परिवार के पास लेट्स से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो उतनी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगी। बच्चा जो है वो पढ़ाई कर पाएगा और अपना करियर जो है वो चूज कर लेगा। हाँ, ऑफ कोर्स पैसे जो हैं वो किसी फैमिली मेंबर को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपकी सिचुएशन
उतनी खराब नहीं होगी, राइट? दुख तो उतना ही होगा लेकिन सिचुएशन उतनी खराब नहीं होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। पॉवर्टी, वायलेंस, डेस्टिट्यूशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये सारी चीजें हो जाती हैं। और एक और चीज बताऊं, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये एक हकीकत है। कहीं पर भी अगर बाढ़ आए, कहीं पर भी अगर सुनामी आ जाती है, कहीं पर ऐसी कोविड की वजह से ऐसी महामारी फैल जाती है, पता है उसके बाद क्या होता है? रिहेबिलिटेशन और ये सारी चीजें होती है, लेकिन एक ऐसी मार्केट चल रही है यहाँ पर हमारे देश में और पूरी दुनिया में ऐसी एक मार्केट चल रही है जिसको कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये लोग, ये जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं कि ऐसी जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर जो गरीब माँ बाप हैं या फिर जो भी ऐसे परिवार के लोग हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा एक्सेट्रा। फिर उन बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन में उनको धकेला जाता है, ऑर्गन्स जो हैं उनके निकाले जाते हैं, किडनी निकाल ली, ये वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें भी, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं पर भी भूकंप आए तो आप ये याद रखना कि सिर्फ भूकंप और सिर्फ बिल्डिंग बना लेने से और वापस खड़ी कर लेने से चीज़ें नहीं होगी। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको वो ट्रैफिकिंग का शिकार भी बन गए होंगे, बच्चे, औरतें। तो ये भी एक चीज़ है। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। The Indian government, to its credit, announced a grand plan of support for children forced into orphanhood by COVID-19. भारत सरकार ने भी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रैंड प्लान लॉन्च किया है। एंड कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, राइट? तो एटलीस्ट भारत सरकार ने इसके एफर्ट्स को स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाकर व्हाट वी नीड टू डू इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो और हम चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। और जो भी बच्चे हैं, राइट, जिनके भी अनफॉर्चुनेटली जिनके भी पेरेंट्स जो हैं वो कोविड की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, तो एक एक ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके हमें लास्ट माइल डिलीवरी जो है वो कर देनी चाहिए। जब तक वो बड़े ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए, तब तक सरकार जो है उनको सपोर्ट करे और सोसाइटी भी उनको सपोर्ट करे, ऐसा हमें कर देना चाहिए। दिस इज हाउ इट शुड बी। एक और चीज़ मैं आगे बढ़े उससे पहले कहना चाहता हूँ। कल मैंने श्रीलंका और इंडिया के बारे में कहा था छोटे भाई जैसा है। मैंने क्या ऐसा कहा था कि वो छोटा भाई ही है, राइट? द थिंग इज, हम वही चीज़ें सुनते हैं जो हमें सुननी होती हैं। मैं फिर से एक बार कहता हूँ क्योंकि शायद ये चीज़ डाइजेस्ट ना हो कानों के लिए। हम वही चीज़ें सुनते हैं जो हमें सुननी होती है। मैंने कहा था छोटे भाई जैसा है, एक एग्जाम्पल था। मैंने नेपाल का भी एग्जाम्पल दिया था, बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल दिया था, राइट? इंडिया को ऐसा कहते हैं कि साउथ एशिया में कहते हैं इंडिया इज नॉट, ये अब कहते हैं जो हैं वो आप अगर मानते हैं तो हैं, नहीं मानते हैं तो नहीं है। तो इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए बिग ब्रदर इन सार्क रीजन। मुझे ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, आई डोंट कंसिडर देम स्टूडेंट एज वेल, राइट? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपकी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इट शुड बी पोलाइट। आई एम नॉट योर स्लेव, राइट? और कोई भी जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के क्यों ना हो, वो आपके नौकर या फिर गुलाम नहीं है, राइट? यू कैनॉट एंड डोंट यू डेयर टू ट्रोल एनी टीचर्स। किसी भी टीचर के खिलाफ या कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है आपके जीवन में, तो उसके सामने जाना, उसके खिलाफ जाना, दैट इज यू आर कटिंग योर ओन सोर्स। आप ऐसी एक डाली पर बैठ रहे हैं और उसी डाली को काट रहे हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, जो ऑनलाइन हमें ट्विटर और ये सारी चीज़ों पर देखने को मिलता है, ट्रोलिंग की जाती है सेलिब्रिटीज़ की, तो उनकी करना ना करना जो है, दैट इज टोटली ऑन दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स, राइट? एज फार एज टीचर्स इज कंसर्न्ड, एज फार एज एजुकेटर्स आर कंसर्न्ड, राइट? और एटलीस्ट अपनों से जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। आई एम नॉट सेइंग कि ब्लाइंडली फॉलो योर बड़े, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करना जो है, इट इज़ पार्ट ऑफ गुड मैनर्स। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर किसी की भी निंदा करें, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने ऐसी कोई कमेंट्स डिलीट भी नहीं की है, प्लेटफॉर्म ओपन है, जो कमेंट्स कर रहा है वो सारी कमेंट्स नज़र आ रही हैं। हाँ, अगर कोई
अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा तो वो कमेंट तो मैं रहने नहीं दूंगा, बिकॉज दिस इज एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर कुछ भी आप लिख रहे हैं तो थिंक अबाउट योर फैमिली वैल्यूज, राइट। ये ऐसे चक्करों में आप फंस मत जाइए कि आप कुछ भी लिख दे। यू एंड आई, वी आर नॉट राइटर्स। हम सोशल मीडिया यूज करें इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी लिख दें। तो खास करके जिस व्यक्ति ने ये लिखा है उनके लिए तो स्टार्टिंग का ही मैसेज था, लेकिन बाकी का जो मैसेज है वो प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी के लिए है, राइट। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी बेस्ट इन बिहेवियर, नॉट जस्ट विथ मी बट विथ एवरीवन। आपकी पर्सनालिटी जो है इट शुड बी वर्ल्ड क्लास। थिंक योर सेल्फ एज ए ग्लोबल सिटीजन। इस एक बिग पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए। इफ यू कैरी योर सेल्फ विथ डिग्निटी, राइट। ये इफ यू आर प्रिपेयरिंग, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन के लिए, लेट्स से यूपीएससी या फिर स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन, आप ऑफिसर बनने की राह पर हैं, तो यू मस्ट बिहेव लाइक एन ऑफिसर एज वेल, और ऑफिसर ऑफ नॉट ब्रिटिश एरा, ऑफिसर ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया। कि आज का हमारा जो ऑफिसर है वो ऑफिसर कैसा होना चाहिए, इमेजिन कीजिए उस व्यक्ति को एंड स्टार्ट टू लिव दैट लाइफ, राइट। सो बिहेव, कैरी योरसेल्फ प्रॉपर्ली, और ऐसे किसी भी ट्रोलिंग और इसमें इन्वॉल्व मत होइए, राइट। यहाँ पर ट्रोलिंग नहीं हुई थी एज यू नो, बट आई एम जस्ट सेइंग यू दिस थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी छोटी चीज़ों में अपना वक्त जो है वो बर्बाद करें। उतने ही समय में आप एक आर्टिकल पढ़ लेंगे। तो मूविंग ऑन, साइंस इट्स एथिकल डिलेमास, द हिंदू। अब हमारे देश में पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें बातचीत होती रहती हैं और न्यूज़ में भी काफ़ी इसके साथ जुड़ी हुई डिस्कशन होती रहती है। तो वी डोंट पे अटेंशन टू, व्हेन आई से वी, आई मीन टू से कि मीडिया भी उतना ज़्यादा अटेंशन जो है वो दूसरी ऐसी चीज़ों के ऊपर नहीं दे पाता है जो हमारे लिए और हमारी पब्लिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ख़ास करके मॉडर्न साइंस में जिस प्रकार के बदलाव होते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इट्स गोइंग टू बी, इट मीन्स इसका स्टार्टिंग तो हो चुका है। अब फ्यूचर जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, मीन्स क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेगी। इट्स वेरी एक्साइटिंग, आई वुड से, राइट। इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा मशीन जो खुद एक जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे सारी चीज़ें, जैसे मैं और आप सारी चीज़ें सीखे हैं इस दुनिया से, तो वैसे ही एक मशीन है, वो लर्न करता जाएगा और फिर यही मशीन जो है वो दूसरे मशीन्स को भी ट्रेन करता जाएगा। तो बहुत सारे हमारे काम जो हैं वो ईजी हो जाएंगे, बहुत सारी तकलीफें भी पैदा होगी, लेकिन बहुत सारे काम जो हैं वो भी हमारे ईजी हो जाएंगे। बट इट्स ऑलवेज अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे में हम आशा ही रख सकते हैं। दो ऑप्शन है, या तो आप निराश हो जाइए या आशा रखिए। तो दोनों में से अगर एक ही सिलेक्ट करना है तो क्यों ना हम आशावाद से आगे बढ़े। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो एक नया काला चश्मा निकला, नॉट जस्ट काला लेकिन चश्मा निकला है। रेबेन कंपनी का चश्मा है, राइट। और इसका नाम क्या पता है? रेबेन स्टोरीज। अब आप देखिए यहाँ पर यू कैन सी हियर एक छोटी सी फ्लैश लाइट है एंड सेंसर है यहाँ पर, एंड देन यू कैन सी, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स फ्लैश लाइट और नॉट, बट एटलीस्ट लेट्स पे अटेंशन टू दिस थिंग। ये कैमराज हैं, 2 कैमराज हैं यहाँ पर, और पता है ये कैसे आपकी इमेज और वीडियो कैप्चर कर सकता है। आपको कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम 2 हाथों से ऐसे क्लिक करते हैं ना, इन द सेंस कि जब 2 हाथों से जेस्चर करते हैं, उंगलियों को और अंगूठे को ऐसे करके हम कहते हैं कि फ़ोटो खींच लिए, ऐसा इशारा जो करते हैं, तो ऐसा इशारा आप करेंगे तो फ़ोटो जो है वो अपने आप ये खींच लेगा। जस्ट इमेजिन नाउ कि आप कहीं पर पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ हैं और कोई ऐसा चश्मा पहनकर आ गया और आपके वीडियोस वो व्यक्ति बिना पूछे, आपको पता भी नहीं है वो व्यक्ति जो है वो बिना पूछे, अगर मोबाइल फ़ोन से कोई निकाल रहा है और आप देखेंगे तो आप कहेंगे उसको कि भाई क्या कर रहे हो आप, यू मस्ट डिलीट दिस देन एक्सेट्रा, राइट। आप उसका विरोध करेंगे। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स की कोई व्यक्ति तस्वीरें निकाल रहा है, वीडियो निकाल रहा है, देन किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अगर आपकी भी ऐसा निकालेगा बिना पूछे तो भी आपको कंफर्टेबल नहीं फील होगा। लेकिन यहाँ पर तो पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो ऑन है या ऑफ है, राइट। कौन आपका वीडियो, मीन्स हर एक व्यक्ति के पास तो ये चश्मे आएंगे नहीं, बहुत कम लोगों के पास आएंगे, बिकॉज इट्स नॉट चीप, राइट। लगभग $250 की इसकी प्राइस है, तो आप पकड़ लीजिए 20,000 के आसपास इसकी कीमत है। तो कोई 20,000 के लिए चश्मा जो है, मीन्स बहुत जिनके पास पैसे हैं इतने वो खरीदेंगे।
तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि इस चीज़ का क्या होगा। तो ये प्रश्न है, मीन्स हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। ये एथिकल डिलेमास जो चलते रहते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अच्छी बातें भी होगी, बुरी बातें भी होगी, और ये एक उसका ही एग्जाम्पल है। तो व्हाट वी विल डू अबाउट इट, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला। दूसरी चीज़, एक चीज़ है जिसको कहते हैं सीनो ट्रांसप्लांटेशन। अब दोस्तों, मैंने क्यूरियसली फॉर एवर जो यूट्यूब चैनल है मेरी, उसमें सीनो ट्रांसप्लांटेशन को एक्सप्लेन किया है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि आज यहां पर टॉपिक आया तो मैंने सोचा कि ये मेंशन कर दूं अगर आपने नहीं देखा हो तो। अब यूनाइटेड स्टेट्स में 90,000 ऐसे लोग हैं जिनको किडनी की आवश्यकता है, और 1,21,678 ऐसे लोग हैं जिनको दूसरे ऐसे लाइफ सेविंग ऑर्गेन ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी में भी यही चीज़ है। जर्मनी में सीनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसे फार्म क्रिएट किए जाएं कि वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं तो उनको अगर कोई हार्ट चाहिए, लेट्स से आर्टिफिशियल इन द सेंस के सीनो ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि एनिमल जो होता है, एनिमल का हार्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग में फिट किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। न्यूयॉर्क, नॉट न्यूयॉर्क बट अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया था, तो फिर उसको पिग की किडनी जो है वो फिट की गई, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग की किडनी जो है वो फिट की गई, और वो ब्रेन डेड व्यक्ति था। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर न्यूयॉर्क में यह किया गया 2021 में, और 2022 में, इसी साल की बात है, इसी साल एक व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग जो है उसका हार्ट इस व्यक्ति को फिट किया गया। इसका भी बचना नियरली इम्पॉसिबल था, लेकिन इस व्यक्ति को हार्ट फिट किया गया और वो जिंदा हो गया, मीन्स जिंदा बच गया। तो ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है और मेरी और आपकी तरह नॉर्मल लाइफ जिएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बहुत होंगे, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसकी जान जो है वो बच गई है। एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट यू कैन से सक्सेस स्टोरी। क्या आपको पता है हमारे देश में भी एक डॉक्टर बारुआ थे, उन्होंने आज से लगभग 30-40 साल पहले ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, और उन्होंने ऑपरेशन भी किया, और कुछ दिनों के बाद जो पेशेंट है उसकी मृत्यु हो गई। उस टाइम पर एक चीज़ जो हमारे पास नहीं थी वो थी ये जो कहते हैं ना जेनेटिक एडिटिंग, जो कहते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर वो होती तो डॉक्टर बारुआ उस टाइम पर सक्सेस बहुत बड़ा सक्सेस उन्होंने अचीव कर लिया था उस टाइम पर भी। लेकिन अब ये चीज़ें हैं हमारे पास, तो हम एडिट कर सकते हैं जीन को। अगेन ये सारी डिटेल्स जो है वो और गहराई से जानना है तो ये लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा, राइट। अब इसी चीज़ को लेकर कुछ अलग अलग व्यू पॉइंट्स के बारे में बात करें तो एनिमल राइट्स मूवमेंट वाले जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जानवरों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। एक मोरल डिलेमा है कि एक इंसान की जान बचाना इंपॉर्टेंट रहेगा या फिर एक जानवर की जान बचाना। इसका कोई एक आंसर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ही इसके बारे में सोचिए। फिर अगर कोई व्यक्ति जैन है, ज्यू है, मुस्लिम है, तो क्या वो व्यक्ति जो है वो ये पिग जो है उसका ऑर्गेन जो है वो उसकी बिलीफ सिस्टम उसको अलाउ करेगी कि वो ऐसे ऑर्गेन्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और हमारे समाज की ही बात करें, देश की बात करें, हमारी सोसाइटी में पिग को एक बहुत ही डर्टी एनिमल माना जाता है। और जो भी देखिए पोर्क खाना हमारे समाज में, समाज इन द सेंस कि सोसाइटी, आई डोंट थिंक सो भारत में मिलता भी है पोर्क। तो पोर्क खाना जो है वो यहाँ पर बहुत ही गंदी बात मानी जाती है। और जो लोग ये जो पिग पकड़ने के लिए आते थे पहले, अब तो पिग सोसाइटीज़ में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक समय था जब लगभग बहुत सारे शहरों में हर जगह पर हमें पिग देखने को मिलते थे। आज से 15-20 साल पहले, 10-15 साल पहले की बात है। तो पिग पकड़ने के लिए जो लोग आते थे उनका भी स्टेटस जो है वो सबसे लो माना जाता था, राइट, और माना जाता है आज भी। तो क्या डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा? क्या जो डॉक्टर्स ऐसा सीनो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे फार्म क्रिएट करने पड़ेंगे जहां पर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे सुअर हैं जो पिग हैं उनका उछेर करेंगे, उनको पालेंगे, तो क्या आपके साथ भी ऐसी ट्रीटमेंट होगी? तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और एक इलीगल और इमोरल जो ह्यूमन ऑर्गेन की मार्केट चल रही है, ट्रैफिकिंग करके जो उनकी किडनी और ये सारी चीज़ें, तो ये इलीगल बिजनेस जो हैं ये लगभग बंद हो सकता है बिकॉज ऑफ सीनो ट्रांसप्लांटेशन।
तो ये भी एक अच्छी बात है कि सीनो ट्रांसप्लांटेशन से ये इलीगल और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस जो है एक हद तक बंद हो जाएगा। तो ये कुछ और बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हमें बातचीत करनी चाहिए। आपके क्या व्यू पॉइंट है बताइए मुझे। यही आपका आज का आंसर राइटिंग का टॉपिक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सीनो ट्रांसप्लांटेशन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ये रेबन की जो स्टोरीज हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगी? what do you think? Means let's discuss it, right? Let's debate about it on, in a very academic way, right? Not in a sort of social media way. Academic decora को maintain करते हुए let's think about it, let's discuss about it. MCQ जो प्रश्न मैंने आपको पूछा था उसका आंसर है बेलारूस, राइट? ये मीटिंग जो है वो बेलारूस में हुई थी। हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट जो है वो किस चीज के ऊपर, किस मिलिट्री ऑपरेशन या फिर वॉर के ऊपर है? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर मोटिवेशनल पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू my YouTube channels, and do check out that Sino transplantation video on Curiously Forever. Share this lecture, hit the like button, stick your answer as well as your answer writing topic, और अपना रिव्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।